तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। दूसरा प्रश्न होगा, कई लोग आप में से पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो मिनिमम कितने क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट लेने होते हैं। ओके। और तीसरा जो प्रश्न होगा, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ जाता है तो क्या किया जाना चाहिए। तो इस तरह की कुछ बातें जो है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग की स्थिति में क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जाना चाहिए। और लास्ट जो दिन बचे हैं 15 दिन, इसमें समय का सदुपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए इसके बारे में, और एग्जाम से जस्ट पहले वाले दिन किस तरह से कूल रहा जा सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो उसी दिन होने वाली है। ओके, तो ये कुछ चीजें जो है वो आपके दिमाग में घूम रही होगी, तो अपन छोटा सा एक सेशन लेंगे, ऐसा मान लें। अदरवाइज हमेशा आपके सामने ऐसा होगा कि 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें से 2 ऑप्शन आपको श्योर है कि ये नहीं है, और 2 ऑप्शन में से कि कोई सा भी एक हो सकता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आंसर सही होने की कितनी हो गई? 50%। या फिर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि यह आंसर हो सकता है, तो लगता है तो हो सकता है, मतलब ज्यादा चांस 70-80% है कि वो प्रश्न सही होगा। तो इस वजह से अगर आप इस तरह उनको तुक्का नहीं माने, और मान भी लें तो भी तुक्का लगाने से किसी के भी मार्क्स कम नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का होवा माइंड में बिल्कुल ही हटा दें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि किसी प्रश्न में 4 ऑप्शन होते हैं, और किसी ऑप्शन को देख के आपकी इच्छा हो रही है कि ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, तो आप उस प्रश्न को कर दीजिए। आप उस प्रश्न को कर दीजिए। ऑप्शन देख के करने की इच्छा हो रही है कि इसका यार कि भाई राजस्थान में जो है वो कोई भी चीज है कि पशुधन सबसे ज्यादा कौन से जिले में, और 4 जिले लिखे हो, जिले का नाम देख के आपको लग रहा है कि यार यहां हो सकता है ये, तो आप कर दीजिए। सिर्फ ABCD में से किसी एक को करना है तो मत कीजिए। इसका मतलब उसके बारे में आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। तो मैं एक्सट्रीमली ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप फुली तुक्के लगाएं, मैं मध्यम मार्ग, मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि अगर लग भी जाए तुक्के, तो भी मैंने कहा कि साइंस ये कहती है कि तुक्का आपको नुकसान में कभी नहीं रखता। हाँ, कुछ केसेस जब आपने अपने लेवल पे जो चीजें कर ली है, उसके बाद आपको जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग की वजह से, अपने डर की वजह से, क्या पता गलत हो गया तो, क्या पता गलत हो गया तो ये और है कि ये आत्मविश्वास की लड़ाई है। इसको केवल किताबों कॉपियों से नहीं लड़ा जा सकता। तो इस वजह से जो है कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में आपका होना चाहिए। जितना ज्यादा आपका आत्मविश्वास होगा, आपका तुक्का भी सही जगह जाके लगेगा। और डरते डरते कांपते हाथ से करो, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो पक्का वो हाथ, वो तुक्का गलत जगह जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये चीज रखना, आप पहले से दिमाग में ये मान के तो रखना कि नेगेटिव मार्किंग का डर है तो कम से कम तुक्के लगाओ। क्योंकि वो जो नेगेटिविटी माइंड में आती है तो वो गलत को तुक्के लगवाती है। और तुम मेरी वाली साइंस वाली न्यूटन की थ्योरी को मान रहे हो, प्रोबेबिलिटी को मान रहे हो, और उससे नेगेटिविटी का इतना डर नहीं है, तो इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस में जो क्वेश्चन तुम सही करोगे, हमेशा सही प्रश्न पे ही, तुक्का भी सही प्रश्न पे जाएगा। इसलिए मैटर ये करता है कि एग्जाम हॉल में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। कॉन्फिडेंस से किया गया हर काम सही होने की संभावना रहती है, और डर से किया हुआ हर काम गलत होने की संभावना रहती है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का होगा बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दें। आपको एग्जैक्टली प्रश्न जो आ रहे हैं वो प्रश्न आप पूरे करें। फिर आपको अंतरात्मा की आवाज आ रही है कि यार ये प्रश्न हो सकता है, प्रश्न पढ़ा, आंसर देखे, ऑप्शंस देखे, और आपके अंतरात्मा ने कहा कि इसका ये आंसर है, तो टिक लगा दो। एक पल भी मत सोचो, लगा दो टिक। और मैं कह रहा हूं उसमें 80% चांस होंगे कि आप अगर जो है 10 इस तरह से प्रश्न करेंगे तो 8 प्रश्न तुम्हारे सही होंगे। 50% रोल एग्जाम हॉल में आपके मैनेजमेंट का है। तो जितना रोल पिछले इतने सालों की आपकी स्टडी का है, उतना रोल जो है वो एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे को कैसे मैनेज करते हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। आपको मैनेजमेंट में क्या, एक जो है ज्यादातर जो कट ऑफ जाएगी, जैसे 85 मार्क्स कट ऑफ जाती है, तो लगभग 80% स्टूडेंट 85 से 4-5 नंबर ऊपर होते हैं,
और उतने के उतने स्टूडेंट 85 से 4-5 नंबर नीचे होते हैं। तो इसका मतलब 80 से लेकर 90 के बीच में जिनके भी मार्क्स होते हैं, सबकी प्रिपरेशन एक जैसी होती है, सबकी इंटेलिजेंस एक जैसी होती है। हाँ, फर्क ये होता है कि एग्जाम हॉल में उन्होंने अपना मैनेजमेंट थोड़ा सा सही रख लिया, इसलिए वो 85 से ऊपर वाले चले स्लैब में चले गए, और कुछ जो लोगों का एग्जाम हॉल का मैनेजमेंट नहीं सही नहीं था, इसलिए वो लोग 85 से पीछे की तरफ चले गए। और उसमें एक जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है, कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, और आप पढ़ते समय ध्यान रखते हो, हां असत्य का ध्यान रखता है, लेकिन जो कथन पढ़ने लगते हो तो उस पर टिक सही या गलत वही देख के सही कौन सा है और गलत कौन सा है, उसमें सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत, फिर निम्न में से कौन से, तो जो जो सही सही कर रखे होते हैं उसको आप टिक लगा देते हो। तो प्लीज इसके लिए क्या करना है, आपको एक ही चीज करनी है, अभी से ही थोड़ी प्रैक्टिस में ले आना कि प्रश्न पढ़ते समय असत्य कथन कौन सा है, इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना, उसके ऊपर गोला लगा देना, और इतने ज्यादा गोले लगाना कि आपका ध्यान डाइवर्ट होना चाहे तो भी इतना भद्दा सा किया हुआ जो चीज है वो आपके ध्यान को बार बार अट्रैक्ट करे कि भाई ये पूछ रहा है। तो प्लीज इस चीज, बस यही एक तरीका हो सकता है। अदरवाइज देखो, पढ़ते पढ़ते अपन इतने खोए हुए होते हैं, इतने डूबे हुए होते हैं कि बाद में कथन को पढ़ने में इतने डूब जाते हैं कि पहले उसने क्या पूछा है, असत्य पूछा है या सत्य कथन पूछा है। तो ये नॉर्मली जो है वो की जाने वाली गलती है। तो ये आपको नहीं करना है, और नहीं करने का तरीका है कि आप हाइलाइटर साथ ले जाओ या पेन से उसके ऊपर इतने गोले, केवल एक नहीं, पेपर को गंदा कर दो पूरा का पूरा, बड़ा सा जो है ऐसा करो, ताकि वो आपको जो है वो याद दिलाए कि कथन जो है असत्य कथन ही आपको चूज करने हैं। ये चीज जो है वो ध्यान रखें। उसके बाद 150 प्रश्न आते हैं, और क्वेश्चंस की सीरीज सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन पेपर में जो पहले 15 प्रश्न हैं, जरूरी नहीं कि दूसरे स्टूडेंट के भी वही पहले 15 प्रश्न हैं। ओके, तीसरे के भी वो नहीं होंगे, चौथे के भी नहीं होंगे, पांचवें छठे स्टूडेंट के वापस वही 15 क्वेश्चन सेम होंगे। और 150 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, किसी को ही नहीं आते। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एग्जामिनर का भी अपना एक ईगो होता है, क्योंकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर लो तो वो एग्जामिनर समझता है कि मुझे बोर्ड वाला टीचर समझा क्या। ठीक है, कि जिसमें आजकल 99% बच्चे ला रहे हैं 12th में, और वो तो मैं RS का क्वेश्चन पेपर बना रहा हूं, यहां जो है वो 50% भी नहीं ला सकते बच्चे। 50% ले आए तो ही उस जो एग्जामिनर है उसका ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो टफ क्वेश्चन देता है। तो 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो किसी को नहीं आते, हमें भी नहीं आते। अब आपका बैड लक ही खराब हो तो उस दिन वो जो शुरू के 15 प्रश्न हैं वो उन टफ क्वेश्चंस में से आ जाए, और 1 2 3 4 5 10 15 तक गए और आपसे एक भी नहीं हो रहा है। दूसरा, 30 से 40 क्वेश्चन, 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो इतने इजी होते हैं कि वो सबको आ रहे होते हैं, और आपके जो पड़ोस में बैठा है वो इतना लकी है तो उसके शुरुआत के वो जो प्रश्न हैं वो वैसे ही इजी है, पहला कर रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा सब सही हो रहे हैं, तो वो फूल के कुप्पा हो रहा है, और आप माथा पकड़ के बैठ गए, ये रे बारे। अब और गर्ल्स की स्पेशल, गर्ल्स आपको इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो है गर्ल्स ज्यादा भावुक इमोशनल हो जाती है, और वो शुरू के 10-15 क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज, पिक्चर अभी बाकी है, पेपर पूरा बाकी है, हो सकता है कि वो जो 30-40 क्वेश्चन हैं टफ हैं वो आपके हिस्से सबसे पहले आगे, किसी के न किसी के तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो शुरू के कुछ प्रश्न अगर टफ आ जाते हैं तो इससे आपको ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि पेपर बहुत ही टफ है, आपको कुछ नहीं आ रहा है। आप हमेशा ये मान के चलें, अगर पेपर टफ है, उस पे अपन बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके हिस्से में वो शुरू के आए हैं, तो इसलिए पहले कंक्लूजन नहीं निकालना है, और आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको निराश नहीं होना है। जब तक 150 प्रश्न पूरे नहीं पढ़ लेते हो तब तक नहीं होना है निराश। और ये बात माइंड में रखनी है कि पेपर में कुछ टफ प्रश्न होते हैं, 30-40 प्रश्न टफ होते हैं, जो कि मेरे हिस्से शायद पहले आ गए, मेरे शुरुआत में ही वो आ गए।
ओके। और अगर किसी की इजी आता है तो उसको भी ज्यादा कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत नहीं है, उसे भी ये मानना है कि ये शुरू के शायद कुछ प्रश्न 20-30 प्रश्न बहुत इजी होते हैं तो वो मेरे शायद सबसे पहले आ गए। तो ये प्रश्नों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो घबराहट सी फील होने लग जाती है, तो प्लीज वो घबराहट नहीं रखनी। और खास बात, मैं अब होता क्या है कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ है और पूरा क्वेश्चन पेपर ही देख लिया और आपको टफ लग रहा है और आपको उसमें से 40 क्वेश्चन ही आ रहे हैं केवल, तो इससे पता चल गया कि 150 में से सिर्फ 40 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन पेपर टफ है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। ओके, आप स्प्रिंग बोर्ड में पढ़े हुए हो, आपके लिए प्लस पॉइंट यही चीज होगी कि अगर क्वेश्चन पेपर टफ आता है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दूसरा जो ये बात आप अच्छे से याद रखें कि टफ क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको खुश होना है, और इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको टेंस होना है, थोड़ा सा सीरियस हो जाना है कि अब खतरा है, तुम्हारे प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, अब अनिश्चितता है। ओके, और कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ इजी क्वेश्चन पेपर आया 120 भी चली जाएगी, अगर टफ क्वेश्चन पेपर आया 50 मार्क्स भी चली जाएगी। इसलिए ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। ओके, जितनी कम कट ऑफ जाती है तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा फायदा है। जितने कम मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं इसका मतलब पेपर टफ है, और इसका फायदा निश्चित रूप से जो अनुशासित होकर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस चीज का जो है वो फायदा मिलेगा। और फिर अगली बात यह है कि प्लीज, सबसे पहली बात है कि लास्ट दिन में आपको घबराना नहीं है। ओके, अब घबराहट क्यों होती है? घबराहट इसलिए होती है कि हम जो है वो नहीं होता, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, या वो क्या क्या होता है, गधा के वो सावन के अंदर जो है दुबला हो जाता है, तो वो तो पॉजिटिव में है कि वो इतनी घास कब खाऊंगा, इतनी घास कब खाऊंगा। वैसे वैसे तुम लोग जो है तुम ये कल्पना करते हो कि तुम पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, जो कि एक भ्रम है। मैंने पहले भी कहा कि जो 5 साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो भी, उनके भी फोन मेरे पास आते हैं और वो भी कहते हैं कि सर 2 महीने 1 महीना और मिल जाए थोड़ा सा तो हम सिलेबस पूरा कर लें। तो मैं उनको कहता हूं कि जब 5 साल में सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो 1 महीने में भी नहीं होगा। तो आरएस का जो सिलेबस है ये द्रौपदी के चीर की तरह है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए ये कभी आपसे पूरा होना नहीं है, और प्लीज इसको पूरा करने की कोशिश भी नहीं करें। तो इसलिए घबराहट तभी होती है कि अपन टारगेट रखते हैं कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, और फिर वो जो नहीं पढ़ा जाता है तो हमें घबराहट होती है। पर डे का टारगेट भी आप जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही टारगेट तय करें। आपके मैं ये भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा, सब पढ़ लूंगा, सब नहीं, क्वालिटी स्टडी की जरूरत होती है। लास्ट टाइम में जो केवल महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ही पढ़ें, और जितनी पढ़ाई हो जाती है उससे संतुष्ट रहें। आपकी स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी सही होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो है वो इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, जबकि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की जरूरत है। और आप जितनी ज्यादा जल्दी 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 चीजें पढ़ेंगे आपको याद कुछ भी नहीं होगा, और उल्टा वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। और जब चीजें याद नहीं होगी तो फिर आपको जो है घबराहट होगी, और आपसे सिलेबस जब कवर नहीं होता है तो आपको घबराहट होती है। इसलिए आप ऐसा रखो ही मत कि मुझे इतना सिलेबस जो है वो कवर करना है। आप फिक्स कर लो कि हिस्ट्री है, रख दो एक तरफ, अब पढ़ना था पढ़ लिया, जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, अब नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि हिस्ट्री इन इटसेल्फ इतना है कि आज से लेके बैठो तो 15 दिन में केवल हिस्ट्री का रिवीजन नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है जो मैंने इन सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री में, साइंस में, ज्योग्राफी में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें ये रियलाइज करवाएगा कि ये तो मैंने लास्ट में इतने पढ़े थे इसलिए ये 10-15 क्वेश्चन मेरे जो है सही हो गए ना। हमेशा यही कंक्लूजन निकलता है कि लास्ट के ये 10-15 दिन तो भले नहीं भी पढ़े होते तो ही क्वेश्चन तो सारे ऐसे आए हैं कि ये जो है वो पैसिव मेमोरी से और पुरानी जो यादें थी, स्मृति थी, उन्हीं से जो है वो सही हुए हैं। तो इसलिए प्लीज इस फैक्ट को अपने दिमाग में रखें, और लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा करंट है, वो पढ़ना ही है, लास्ट में ही पढ़ने की चीज है। इकोनॉमिक सर्वे वो भी करंट का हिस्सा है, इसलिए वो लास्ट में पढ़ने हैं। 2 चीजें पढ़नी है, इसके अलावा लास्ट दिन जो है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है। पढ़ाई का टारगेट रखो ही मत, रखोगे तो टेंशन जाओगे। देखो आप अब आप नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ये बात उनके लिए है कि वो जो इस एग्जाम के प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और डिप्रेशन में आ जाते हैं और एग्जाम हॉल में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं रहती है। तो प्लीज वो लोग लास्ट दिन के लिए जो है वो ज्यादा टारगेट रखे ही नहीं कि मुझे लास्ट दिन में मुझे पॉलिटी भी रिवाइज करनी है, मुझे इकोनॉमिक्स भी रिवाइज करनी है, मुझे ये भी रिवाइज करना ना। वो उससे एक दिन पहले कर लो, एक एक दिन बांट लो। 25 तारीख के बाद जो है एक एक दिन सब सब्जेक्ट के लिए छांट लो और पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, अलग अलग नहीं पढ़ना है। अब आपका एक दिन में या 2 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे ये 2 घंटे ये 2 घंटे ये। हाँ, करंट आप साथ में जो है अभी पढ़ने का समय अभी है, इतने दिन नहीं पढ़ना था, फिर भी पढ़ लिया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अब जो है रोजाना 2-2 घंटे करंट पढ़ लो और उसके बाद जो है वो एक ही सब्जेक्ट 2 दिन 3 दिन जो उसको पढ़ो और उसको कवर करो। फिर एक सब्जेक्ट को 2-3 दिन जो है वो पढ़ो और कवर करो। 25 तारीख के बाद का आपका जो है कि एक दिन इकोनॉमी को दिया जाना चाहिए, आपको एक दिन पॉलिटी को दिया जाना चाहिए और एक दिन जो है वो राजस्थान के 2 सब्जेक्ट ले लो, कोई हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ले लो, एक दिन ज्योग्राफी ले लो। बस हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 ही तो मेन चीजें जो राजस्थान में होती है। इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक सर्वे तुम पढ़ ही रहे हो, तो ये 5 दिन लास्ट के जो है इस तरह से सेलेक्ट करके और आपको जो है और रीजनिंग की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लो। लास्ट दिन जो है वो अच्छी रीजनिंग बहुत ही एंटरटेनिंग होती है, उसमें मन लगा रहता है, माइंड भी इन्वॉल्व रहता है उसमें। तो इसलिए 30 तारीख को जो आपको अगर करना है तो रीजनिंग को थोड़ा जो है वो कर लो और प्रेशर के रूप में नहीं, आप ये मान लो कि 29 तारीख को ही मान लो कि अपनी पढ़ाई होगी, तैयारी हो चुकी है। अब तो एक्स्ट्रा है 4 लाइन चीजें और अगर पढ़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, तो ये है अब आपकी रिवीजन की क्लासेस जो है वो चलेगी। कल से जो है वो हम शुरू करेंगे। तो आपकी जो भी सुविधा है उस सुविधा के हिसाब से आप ऑनलाइन देखना चाहें तो ऑनलाइन, क्योंकि आने और जाने में अगर आपको लगता है कि समय थोड़ा जो है वो ज्यादा वेस्ट होता है तो आप ऑनलाइन ही बैठ के जो है वो देखें। तो रिवीजन क्लासेस में हम जो ये मेजर जो सब्जेक्ट है, राजस्थान के जो सब्जेक्ट हैं, इनका रिवीजन करवाएंगे, इकोनॉमी का पूरी का रिवीजन करवाएंगे और पॉलिटी का पूरा रिवीजन जो है वो करवाएंगे। तो फिर भी अगर भूल गए हो तो असत्य कथन वाला ध्यान रखना है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा सा गोला करना है आपको। नेगेटिव मार्किंग का डर आपके अंदर नहीं रखना है। कहीं पे भी 2 आपको लगता है कि इन 2 में से एक होता है तो वो क्वेश्चन करना है। अंतरात्मा की आवाज को मानना है और एक बार अंतरात्मा की आवाज को मान लिया तो खुरापाती दिमाग की बात को दोबारा नहीं मानना है जब तक कि 100% श्योर नहीं हो। टफ क्वेश्चन पेपर आता है तो मुस्कुराना है, खुश होना है कि अब तुम्हारे सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और इजी क्वेश्चन पेपर आता है तो तुम्हें घबराना है और सतर्क होना है, सीरियस होना है। और क्वेश्चन पेपर कितने क्वेश्चन करने, कोई लिमिट नहीं रखनी है। जितने आ रहे हैं उतने कर लो, जितने अंतरात्मा की आवाज कह रही है वो कर लो, जहां तक 2 ऑप्शन आ रहे हैं वो कर लो और विशुद्ध तुक्का बिल्कुल ही नहीं लगाना है। और आत्मविश्वास के साथ तुक्का भी लगाओगे तो वो सही होगा और डरते डरते कांपते हाथों से तलवार उठाओगे तो जो है वो फतेह नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो तुक्का भी लगाना है तो पहले से तय कर लो कि मेरे तुक्के लगाने के ये उसूल है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज कहेगी वो मैं करूंगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कि मुझे 2 में से एक कोई ऑप्शन है, वहां तक पहुंचता हूं तो उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं करूंगा। ये पहले से कंसेप्ट क्लियर है तो अंदर जाके घबराहट जो है वो नहीं होगी। और ये कंसेप्ट पहले से क्लियर नहीं है तो घबराहट और कांपता हाथ आपका जो तुक्का है वो हमेशा गलत जगह जो है वो ले जाएगा। ओके।